नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आपके लिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय समाज और शिक्षा का जो तीसरा मॉडल पेपर है ये आपके लिए करवाया जाएगा। और ये प्रश्न पत्र आपका 70 नंबर का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा इस पेपर को करने के लिए एग्जाम में। एक खास आप लोगों के लिए एक और नया मिशन इसके अंदर चला गया है, बूस्टर डोज। ठीक है, आपको प्रत्येक पेपर के बूस्टर डोज मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको पूरे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। छोटे क्वेश्चंस आप भी ज़रूर पढ़ के जाना, बूस्टर डोज के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैंने इस मिशन को भी चालू किया है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, जिनका कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कहीं से भी बूस्टर डोज के नाम पर किसी भी विद्यार्थी को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस कोर्स के साथ में ही आपको बूस्टर डोज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और सभी विद्यार्थी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान के विकास में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान में जल संसाधनों की कमी, यानी पानी की बहुत ही कम मात्रा राजस्थान में पाई जाती है। आप पश्चिम राजस्थान को देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूंजी अवधारणा को किस समाजशास्त्री ने विकसित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरदायु के द्वारा किया गया था। इसको ऑप्शन डी राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुकुल विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग, इसकी स्थापना 1882-83 में हुई थी। इसको किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन प्रणाली व्यवस्था कैसी है? हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है, ध्यान रखना। और इस संसद के 3 सदन हैं। ठीक है, लोकसभा कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, ये संसदीय प्रणाली है, त्रिपदीय संसद प्रणाली है हमारे देश के अंतर्गत। आपसे पूछे जाए कि इसके कौन कौन से सदन है, तो 3 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 सदन है संसदीय प्रणाली के। और विधानसभा अलग से होती है, ये हमारे राज्यों के अंतर्गत होती है विधानसभा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? तो वह व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए ऊंच नीच की संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, यानी वर्गीकृत करती है, उसे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, जाति तथा गोत्र में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आप जो पढ़ेंगे। जाति अपने भीतर विवाह करने वाला समूह है, यानी कि जाति के अंतर्गत अंतर्विवाही होता है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट सामाजिक हैसियत होती है। और दूसरी ओर गोत्र जाति का वह उपभाग है जो अपने समूह से बाहर विवाह करने वाला होता है। व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करता है, परंतु अपने गोत्र से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि अपने गोत्र का मतलब है भाई बंधी, भाईचारा। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेंडर सामाजिकरण किसे कहते हैं? तो हर समाज और संस्कृति लड़के व लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाएं, जवाबदेही, गुणों के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करते हैं। इस सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया को हम जेंडर सामाजिकरण कहते हैं। अच्छा लगे तो क्लास को एक बार ज़रूर आप लोग लाइक ठोकेंगे। 9वां क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कोई कारण या फिर गैर कानूनी तरीके से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, तो जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको न्यायालय निर्दोष साबित करके छोड़ देता है। ठीक है, तो यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर निर्दोष तरीके से या गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया है तो न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, प्राच्यवादी विचारधारा क्या है? ठीक है, प्राच्यवाद की विचारधारा देखिएगा आप लोग। प्रभावशाली विद्वान अंग्रेज भारतीय धर्म और ज्ञान का आदर करते थे। वे मानते थे कि भारतीय ज्ञान में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इसे ही हम प्राच्यवादी विचारधारा कहते हैं। क्वेश्चन 11वां है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो ध्यान रखेंगे शांति निकेतन जो विद्यालय है इसकी स्थापना, जो आश्रम है ये, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन के अंतर्गत, ठीक है ध्यान रखना, इस शांति निकेतन के अधिवेशन के उद्घाटन के समय वंदे मातरम गीत गाया था साथियों। और वंदे मातरम जो गीत है इसके राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना, ठीक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, ये भी आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था वो हमारा राष्ट्रगान लिखा था। दोनों को याद रखना कंठस्थ अच्छे से, ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां, सत्ता के संबंध में वेबर के क्या विचार हैं, स्पष्ट कीजिए। वेबर के अनुसार जितनी महत्वपूर्ण संपत्ति या हैसियत है उतनी ही महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता भी है। यह आवश्यक नहीं है कि धनी या प्रतिष्ठित व्यक्ति ही सत्ता हासिल करे। राजनीति में विभिन्न पार्टियों की सहायता से सत्ता हासिल हो सकती है, परंतु यह निश्चित है कि समाज का वह हर तबका आर्थिक, सामाजिक और राजनीति में अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। अथवा में आपका प्रश्न है, घुमक्कड़ समुदाय के लोगों का सामाजिकरण और शिक्षा पर प्रकाश डालिएगा। घुमक्कड़ और जो घुमक्कड़ समुदाय के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके सामाजिकरण और शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रत्येक जाति का अपना एक अलग नाम होता है। सामान्यतः जनजातियां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं। एक जनजाति के सभी लोगों के द्वारा एक ही भाषा बोली जाती है। एक जनजाति के लोग अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं और भारत की अधिकांश जनजातियां परंपरागत रूप से प्रकृति अथवा टोटम देव की पूजा करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति है ना, ये स्पेशलिस्ट जनजाति हैं, विशेष जनजातियां हैं। अथवा में आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास, इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी प्रश्न है, एक ही बात है। तो ये प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14वां, बच्चे स्कूल क्यों छोड़ते हैं। बच्चे के स्कूल से पलायन के कारण भी लिखिए। देखो बच्चे स्कूल क्यों छोड़ते हैं, ये बात पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं, बच्चे विद्यालय को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं भाई। तो इसके कारण है कुछ। पहला कारण है आश्रित आर्थिक कमजोरी। परिवार में आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है अभिभावकों का अशिक्षित होना, यानी पढ़े लिखे नहीं होना। कुछ बच्चों के माता पिता संरक्षक अशिक्षित होते हैं, जो सोचते हैं कि स्कूल भेजने से बच्चों से कुछ नहीं होता और बालकों को काम पर लगा देते हैं। तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है सामाजिक दृष्टिकोण। कुछ लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति अच्छा नहीं होता और बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। पलायन करना, व्यक्ति अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ये पलायन का कारण भी है ये। अथवा में आपका प्रश्न है, देखिएगा, पितृसत्ता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, जरूर पढ़ेंगे इसको, पितृसत्ता के बारे में। 15वां क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिएगा। तो पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्ति धर्म तथा अन्य मान्यताओं के संदर्भ में स्वतंत्रता रहता है, यानी कि अपने धर्म को किसी भी तरीके से वो प्रचार प्रसार कर सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, धार्मिक जगहों पर आना जाना पंथ निरपेक्षता का उदाहरण है। पंथ निरपेक्षता का आधार है कि मनुष्य की विभिन्न क्रियाएं निर्णायक साक्ष्य प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए, न कि अंधविश्वास या धार्मिक मान्यताओं पर। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार से लाभान्वित करने का प्रयास करे और वही किसी अन्य धर्म को दबाने का प्रयास करे तो ये सर्वथा गलत होगा। यानी आप अपने धर्म का प्रसार तो कर सकते हो, परंतु किसी दूसरे के धर्म की आप लोग निंदा नहीं कर सकते। ये अधिकार आपको निंदा करने का नहीं है, ध्यान रखना। यही पंथ निरपेक्षता है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिएगा, बढ़ावा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, परंतु आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है।
अगला आपका क्वेश्चन है अथवा में संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। पढ़ के ज़रूर जाएंगे आप लोग इनको अपनी सीरीज में से, मैंने सीरीज भी इसमें इन्वॉल्व कर रखी है। 16वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए 16वां है 1813 के चार्टर एक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या है। 1813 में जो चार्टर एक्ट अंग्रेजी सरकार ने लागू किया था उसके महत्व को बताना है। इस अधिनियम के द्वारा ग्रांट और कमिश्नरियों के समर्थक 2 दशक तक इस अधिनियम को बनवाने में सफल रहे। इसके बाद बड़ी संख्या में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा देने का जिम्मा कंपनी को माना गया था, ठीक है, और शैक्षिक कार्यों के लिए धनराशि भी निश्चित कर दी गई और इस तरह भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। तो ये अंग्रेजी शिक्षा की देन है वर्तमान में जो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है आधुनिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति कैसी है तथा अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का मुख्य कारण क्या था, आपको स्पष्ट करना है। यूनिट नंबर 5 में मिलेगा ये क्वेश्चन। अगला हमारा है 17वां क्वेश्चन, देखेंगे महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को समझाइए। महात्मा गांधी ने अपने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को किस तरीके से रखा, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, यही प्रश्न है ये। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रियाशीलन युक्त और इस पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, मातृभाषा, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि विषयों को अलग अलग नहीं रख करके एक संबंधित या संयुक्त रूप में रखा था। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था कि हस्तकौशल व उद्योगों की पढ़ाई कराना, मातृभाषा की पढ़ाई कराना, हिंदुस्तानी भाषाओं का ज्ञान कराना, अंक गणित और बीजगणित सिखाना, सामान्य विज्ञान ज्ञात पढ़ाना, संगीत कला चित्रकला का ज्ञान देना, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाना और आचरण शिक्षा भी देना। तो ये पाठ्यक्रम था। ये पाठ्यक्रम में बेसिक शिक्षा पद्धति में ये विषय सभी शामिल की गई थी। ये बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी की थी। अथवा में आपका प्रश्न है जाकिर हुसैन प्रस्ताव। ये जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनका जो प्रस्ताव था उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 6 में मिलेगा। अगला आता है हमारा 18वां क्वेश्चन, देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत किसने दिया साथियों? ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत की व्याख्या कैसे की, समझाइएगा। तो ये सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत मैक्स वेबर का है और उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। पहला है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विविधता की उपज न होकर के समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विविध श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। दूसरा सिद्धांत देखिए, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशानुगत बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में विरासत के रूप में ट्रांसफ़र होता रहता है, हस्तांतरण होता रहता है। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक कि व्यापक तौर पर यह माना नहीं जाता हो कि वह या तो न्यायसंगत है या फिर अपरिहार्य है। यानी कोई भी गैरकानूनी तरीका होगा तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे बात करें हम इसमें कि भाई जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर न्याय उचित ठहराया जाता है, जिसमें जन्म और व्यवस्था की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी जाती है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक से मानता हो। ज़्यादातर लोग जिन्हें सामाजिक विशेष अधिकार प्राप्त हैं वही सामाजिकरण स्तरीकरण की व्यवस्था जैसे जाति और प्रजाति का जोरदार समर्थन करते हैं। कहने का मतलब है आजकल जो अस्पृश्यता का नियम है, ध्यान रखना, हमारे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से जातिगत भेदभाव करता है तो उसके ऊपर अनुच्छेद 17, ध्यान रखना आप लोग, इसमें ये एक्ट लिखा हुआ है कि
आप किसी भी जाति या धर्म से अपनी नफरत नहीं कर सकते, सभी को समानता का अधिकार है। तो मैक्स वेबर विरोध करते थे इस जाति का। तो ये 8वां में क्वेश्चन है, भारत में रंग रूप, संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर पाई जाने वाली विविधताओं की या भिन्नताओं की विवेचना कीजिएगा। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हम। 19वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। वर्ण व्यवस्था, भारत के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था आज भी मानी जाती है, जो कि गलत है। हालांकि शिक्षा का दौर चल रहा है, अब सभी व्यक्ति जो है भारत के कोने कोने में सभी व्यक्ति शिक्षित है, तो वर्ण व्यवस्था अब बिल्कुल विलुप्त होती नजर आ रही है। बिल्कुल उचित है, ये विलुप्त होनी भी चाहिए। और वर्ण आपको 4 बताए गए थे। पहला था ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा है वर्ण, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आप लोगों का क्षत्रिय, ठीक है। और तीसरा है शूद्र, है ना। और चौथा है वैश्य। ये 4 वर्ण थे हमारे भारत के अंतर्गत, ठीक है ना। ये 4 वर्ण व्यवस्था थी, वर्णों के नाम है ये। तो इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। पहली विशेषता है श्रम विभाजन पर आधारित थी ये। ये श्रम विभाजन पर आधारित थी। कैसे थी? वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के कर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए थे कि सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक है। कि भाई जैसे ब्राह्मण वर्ण का काम क्या था? अपने मतलब वेदों का ज्ञान कराना। क्षत्रिय का धर्म था शासन करना, ठीक है। वैश्य का कर्म क्या था भाई? वाणिज्य का काम करना, व्यापार करना। और शूद्र का काम था कि तीनों वर्णों की वो सेवा करे। तो ये आजकल शिक्षा का दौर है, तो आजकल ये सब समाप्त हो चुका है, सबको समानता का अधिकार है। दूसरी विशेषता है विशेषीकरण में सहायक। जहाँ वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्णों में विभाजन किया गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और तीसरी विशेषता है गुण व स्वभाव पर आधारित। यदि भी कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप मानते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण और स्वभाव से रहा था। जिसने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही वर्ण प्राप्त हो गया। चौथी विशेषता है शक्ति और अधिकारों का निश्चित वितरण। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों की भिन्न भिन्न शक्तियां और अधिकार रहे हैं। यद्यपि शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च रही है। नंबर 5वां है व्यवस्थाओं का पूर्व निर्धारण। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के कुछ न कुछ परंपरागत पूर्व निर्धारित व्यवसाय रहे हैं। 6वीं विशेषता है गुणात्मक प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था ने व्यक्तियों को अपने धर्म वर्ण का पालन करने की विशेष प्रेरणा दी है। और यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में उच्च स्थान मिलेगा ही, परंतु आगामी जीवन में भी इसका फल जरूर प्राप्त होगा, यानी उसको मोक्ष प्राप्त होगा। साथ साथ उसका आने वाला जीवन जो भविष्य अगले जन्म में भी उसका जन्म सुधरेगा। हालांकि मैं इसको काल कपोल कल्पना मानता हूँ कि ये जो जीवन है यही है, बाकी इसके बाद हमें क्या मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो इतना मानता हूँ कि इस जीवन में आप लोग अच्छे से अच्छा कर्म कीजिएगा, बाकी के जीवनों की कोई मतलब नहीं है। आप वर्तमान में अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसका फल आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। जाति व वर्ण क्या है? जाति और वर्ण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिएगा, ये आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20वां देखेंगे। पितृसत्ता के आधार पर स्तंभ कौन से हैं? पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के नाम भी बताइए। तो देखेंगे आप लोग, ये पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं, ये सब के सब पितृसत्ता के आधार स्तंभ में। पहला है परिवार। परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। आने वाली पीढ़ियों को पितृसत्तात्मक मूल्य देने और सिखाने का काम परिवार ही करता है। दूसरी संस्था कौन सी है? धर्म। दूसरा कारक क्या है? धर्म है। अधिकांश आधुनिक धर्म पितृसत्तात्मक है। जो पुरुष प्रभुत्व को सर्वोपरि मानते हैं, वे पितृसत्ता को इस ढंग से पेश करते हैं कि जैसे वह ईश्वर की इच्छा हो। उन्होंने नैतिकता, नीतिशास्त्र, व्यवहार, कानूनी परिभाषाएं तय की हैं, जिसमें स्त्री और पुरुषों के अधिकार भी बताए हैं। अगला है कानूनी व्यवस्था। अधिकांश देशों में कानून व्यवस्था पुरुष व आर्थिक रूप से सशक्त वर्ण की पक्षधर है। परिवार, विवाह और उत्तराधिकार
कानून संबंधी पितृसत्तात्मक संपत्ति नियंत्रण करने के साथ करीब से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था व आर्थिक संस्थाएं। पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पुरुष आर्थिक संस्थाओं अधिकांश संपत्ति व आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। पांचवा है राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं। ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक सभी स्तरों पर समाज की सभी राजनीतिक संस्थाओं में पुरुषों का बोलाबाला है, दबदबा है। हमारे देश का भाग्य तय करने वाले राजनीतिक दलों और संगठनों में मुट्ठी भर औरतें हैं, मात्र 33% औरतें, लेकिन आजकल फिर भी औरतें बहुत ज़्यादा अपने आप में कम नहीं है। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम। वर्ग और जेंडर से जुड़ी हुई विचारधारा फैलाने के लिए उच्च वर्ग और उच्च जाति के मर्दों के हाथ में जनसंचार के माध्यम एक मजबूत औजार है, ठीक है ना। अथवा में क्वेश्चन है गरीबी की अवधारणा बतलाते हुए गरीबी के कारण क्या है, गरीबी किन किन कारणों से आती है, ध्यान रखना है आपको। 21वां प्रश्न है भारतीय संविधान की दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तुलना कीजिएगा। देखेंगे पहले दक्षिण अफ्रीका और भारतीय संविधान की तुलना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू किया गया था। इसके अनुसार भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए थे जो महत्वपूर्ण है, वही मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा करने का काम करता है हमारा संविधान। हमारे संविधान के आधार पर ही दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनकर के तैयार किया गया था। कब? दिसंबर 1996 को। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 को लागू किया गया था और इसे तब बनाया गया और लागू किया गया था जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुछ प्रमुख अधिकार भी शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी उच्च शिक्षा का अधिकार, धार्मिक संस्कृति का अधिकार और 9वां है सूचना प्राप्ति का अधिकार। अथवा में आपका प्रश्न है नागरिकों के मूल अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे भारत में? 6 है भारतीय संविधान में। इन 6 मौलिक अधिकारों की आपको संकल्पना पूरी लिखनी है। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाएंगे इस प्रश्न को। नागरिकों के मूल अधिकार 6 मौलिक अधिकार, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। थैंक यू सो मच।